हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 2 दिन के करंट अफेयर। क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था, इस वजह से आज ही के वीडियो में 26 के भी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, और उसके बाद आज के मतलब 27 दिसंबर के तो करेंगे ही। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो ऑफिशियल लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकें। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ब्रिटेन की जो सरकार है इन्होंने फैसला लिया है कि 2027 से ये ऐसी चीजों पर इंपोर्ट करने पर एक टैक्स लगाएंगे जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यह टैक्स लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट इस तरीके के पदार्थों पर लगेगा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। और क्योंकि पूरी दुनिया ग्रीन जोन के लिए प्रयास कर रही है, इसके लिए ये ऐसे इंपोर्टर्स के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। इस टैक्स का नाम क्या है? इसका नाम होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। और ब्रिटेन में इस टाइम पे किसकी सरकार है? यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है, और इस राज्य के अंदर ये एक जीआईएम की स्थापना करने जा रहे हैं। जीआईएम का मतलब है जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि मारुति भारत की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, दोनों मिलकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी तक इनके 3 प्लांट लगे हुए हैं, ये चौथा प्लांट लगाने जा रहे हैं हरियाणा के रोहतक में। कहाँ पर? हरियाणा के रिंग प्लांट होगा, इसको लगाया जाएगा। एक आईटीआई है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? आईटीआई कांसला। तो आईटीआई कांसला के कैंपस में ही इसको स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए आईटीआई कांसला भी भागीदार होगा। इन्होंने 5.8 करोड़ की धनराशि इसके लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट में एसोसिएट करी हुई है। राजस्थान में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र में एक नाथ जी शिंदे की सरकार है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बीजेपी ने एक बार फिर से विधानसभा में सरकार अपनी बनाई है, और नए मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसको मनाया गया इस वजह से क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया था। इस वजह से हर वर्ष ये दिवस हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 मार्च को। यहाँ पर बात हो रही है भारत के नेशनल कंज्यूमर डे की। ये कौन से संस्थान हैं जिन्होंने अभी ज्वाइंटली मिलकर क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और साथ में ये जो टेक्निकल सपोर्ट है ये लेंगे बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन से। आपको बता दूं, बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट का ही एक संस्थान है, और ये एक एनजीओ है जो कि भारत में भी काम करती है, पाकिस्तान में भी काम करती है। तो ये बिल गेट्स की फाउंडेशन है, और उनकी वाइफ मलिंदा गेट्स का भी इसमें नाम शामिल है। अब देखिए, ये जो 2 संस्थान हैं, ये दोनों संस्थान हैं नाबार्ड और एडीबी। नाबार्ड तो भारत का संस्थान है जो कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक तरीके से आप इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे। ये क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव इस बेसिस पर लॉन्च किया गया है कि भारत के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत के ऐसे किसान जो कि खेती से जुड़े हुए कोई भी इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं या जमीन दूसरी और लेना चाहते हैं, तो ऐसे में ये पैसा नाबार्ड के द्वारा उनको आवंटित किया जाएगा। मतलब नाबार्ड इसमें लोन फैसिलिटी लेकर आएगा। तो नाबार्ड को बैक सपोर्ट किससे मिलेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगा। और इन सारी चीजों में जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उन सब में बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन मदद करेगी। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और नाबार्ड के चेयरपर्सन है साजी केवी। कौन है? साजी केवी। और एडीबी जिसकी स्थापना 1966 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु आसाकावा। आपको पता है इस टाइम पे दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं? 68 कंट्रीज।
ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में 2024 में जो होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके लिए ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है। तो ये खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स जो कि 2024 के चेन्नई में इस बार आयोजित किए जाएंगे। और ये कब से कब तक हो रहे हैं तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है। ये अगले ही महीने होने जा रहे हैं, 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये खेल आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, जो इस बार ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, मतलब शुभांकर एक चिन्ह लॉन्च किया जाता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वीर मंगई वेलु नाचियार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीर मंगई वेलु नाचियार। आपको पता है नाचियार कौन है? वेलु नाचियार भारत की पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। और यहाँ पर वीर मंगई का मतलब यह है, तमिल लोग वीर मंगई जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बहादुर महिला। तो वेलु नाचियार जो है, इनको वीर मंगई का टाइटल तमिलियंस ने दिया हुआ है। और ये जो रानी थी, ये रामनाथपुरम की रानी थी, वेलु नाचियार। तो एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट है, क्योंकि इस बार चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किए जाएंगे। इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें पूरे भारत भर से 5500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और इतना ही नहीं, एक नया खेल भी यहाँ पर शामिल किया गया है इस बार, स्क्वैश। और जो इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम है, कौन सा संस्करण हो रहा है? छठवां इसका संस्करण है जो कि आयोजित किया जा रहा है। इनको चेन्नई से लॉन्च किया ही जाएगा। चेन्नई के अलावा और भी कई शहर हैं जहां पर ये गेम्स खेले जाएंगे। त्रिची में भी कुछ खेल खेले जाएंगे, कुछ कोयम्बटूर में भी आयोजित किए जाएंगे, और कुछ मदुरई में भी आयोजित किए जाएंगे। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में कोल इंडिया की ही एक शाखा है जिसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसके चेयरपर्सन और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड तो आप सभी लोग जानते ही हो। तो उसी की ब्रांच है, मतलब उसकी सब्सिडरी कंपनी आप बोल सकते हो, ये है महानदी कोल फील्ड्स। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं उदय ए कावले। क्या नाम है इनका? उदय ए कावले। और इन्हें माइनिंग के क्षेत्र में 36 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और इससे पहले ये भारत कोल लिमिटेड के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इन सारी चीजों में इनके कार्यकाल को, इनके रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इनको महानदी कोल फील्ड्स की कमान दी गई है। ये कौन है भारतीय क्रिकेटर जिनको अभी हाल ही में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द वनडे इंटरनेशनल सीरीज मेडल से सम्मानित किया गया है? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचेस की सीरीज हो रही थी, जिसको भारत ने फाइनली 2-1 से जीत लिया है। और ये जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तीसरे और आखिरी मैच में एक जबरदस्त कैच पकड़ा। इनका नाम है साई सुदर्शन, जिसके लिए इनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो 3 मैचों की सीरीज है, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसको लीड कर रहे थे केएल राहुल, मतलब केएल राहुल कप्तान थे। और विराट कोहली के बाद दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं जिनकी कैप्टनशिप में साउथ अफ्रीका की जमीन में भारत ने कोई सीरीज जीती है। तो इससे पहले केएल राहुल से पहले सिर्फ विराट कोहली ही ऐसे कैप्टन है जो कि कोई सीरीज साउथ अफ्रीका की जमीन पर जीते थे। सोनी स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जो सोनी टीवी है, उसी का एक दूसरा चैनल है सोनी स्पोर्ट्स, जिसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स आयोजित किए जाते हैं। तो इन्होंने फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो इसके लिए कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। और अगले कुछ समय में 900 फुटबॉल मैचेस प्रसारित किए जाएंगे सोनी स्पोर्ट्स में। उन सारे के सारे 900 फुटबॉल मैचेस के अंदर कार्तिक आर्यन इस कैंपेन को चलाते हुए नजर आएंगे। इस कैंपेन का नाम है योर होम ऑफ फुटबॉल। योर होम ऑफ फुटबॉल मतलब एक तरीके से फुटबॉल को लेकर अवेयरनेस आगे बढ़ानी है। क्योंकि भारत में केवल ऐसा नहीं है कि क्रिकेट से ही बात बन जाएगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। हर कोई अगर क्रिकेट ही खेलता रहेगा तो दूसरे स्पोर्ट्स कौन खेलेगा? तो फुटबॉल की भी उतनी ही अहमियत है, हॉकी की भी, कबड्डी की भी। इन सभी खेलों को भी लगातार प्रमोट किया जा रहा है इसीलिए। अभी हाल ही में ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और ये काम किया है कोलकाता स्थित विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा। तो देखिए, एक नया बैक्टीरिया पता लगाया गया है। इस नए बैक्टीरिया का नाम है पेंटोइया टैगोरी। क्या नाम है? पेंटोइया वैसे इसका नाम है, इसके आगे टैगोरी जोड़ दिया गया है। ये एक खास तरीके का बैक्टीरिया है जो कि फसलों को ग्रो करने में मदद करता है। तो अपने आप में एक तरीके से आप बोल सकते हो ये फायदेमंद बैक्टीरिया है हमारी फसलों के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अभी तक रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर जिन भी चीजों के नाम रखे जा रहे थे, वो सभी निर्जीव चीजें थी।
तो ये पहली ऐसी सजीव चीज है जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इनमें से ये कौन है जिन्होंने 2023 की एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है? तो ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है कियाना परियार और इनकी उम्र 8 साल से कम है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इन्होंने अंडर 8 कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड जीता है। और एक और गोल्ड इस चैंपियनशिप में भारत ने जीता है और ये गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं हर्ष सुरेश, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अंडर 16 कैटेगरी में गोल्ड जीता है भारत के लिए। इस चैंपियनशिप में अगर टोटल बात करी जाए तो भारत ने 7 मेडल जीते हुए हैं। 7 में से 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस बार की जो एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित करी गई? ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी में आयोजित करी गई। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, इनका नाम है रॉबर्ट एम सोलो। 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया हाल ही में। ये कौन थे? तो ये अमरीकी अर्थशास्त्री थे और काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1987 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये अमेरिका के अंदर अमेरिकी सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। 1961 से लेकर 62 तक ये आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं वहां पे। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिकी सरकार के द्वारा इनको प्रेसिडेंट नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी सम्मानित किया गया था साल 2000 में। मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा करियर। और नाम है रॉबर्ट एम सोलो। एक तरीके से पूरा चैप्टर अब जाकर क्लोज हुआ है। एक तरीके से अमेरिका के अंदर जो अर्थशास्त्र से ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा न्यूरो अपडेट 2023 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया और इस बार इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इनके द्वारा गुजरात के अंदर अहमदाबाद में न्यूरो अपडेट 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि इसमें भारत भर के कई सारे न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड दूसरे प्रोफेशनल्स सब यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हिस्सा ले रही हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे बढ़ें, क्योंकि आज भी न्यूरो सेक्टर में हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और कई बार हमें बाहर से भी डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। कई बार हमें न्यूरो के कई सारे इक्विपमेंट्स और मेडिसिन भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमें इन सारी चीज़ों से पार पाना है और जल्द से जल्द न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी और मेडिकल डिवाइसेस भी हमारे देश में ही बनेंगी। इसमें भारत सरकार ये भी आश्वस्त कर रही है कि ऐसे स्टार्टअप या कंपनीज जो कि आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में आएंगे, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी और लोन फैसिलिटी भी बेहतर से बेहतर ऑफर करी जाएगी। और गुजरात में गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के कलेक्टेड वर्क्स जो है, मतलब कहने का ये मदन मोहन मालवीय से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनका एक वॉल्यूम तैयार किया गया, एक सीरीज तैयार करी गई। इस पूरी सीरीज में कितने वॉल्यूम्स हैं? तो इसमें 11 वॉल्यूम्स रखे गए हैं, 11 खंड रखे गए हैं। और ये जो पूरा एक तरीके से उनका कलेक्टेड वर्क लॉन्च किया गया है, ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया है। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि महामना मदन मोहन मालवीय जो है ये भारत की धरोहर क्यों माने जाते हैं। हमेशा इन्हें याद किया जाएगा, हमेशा ये अमर रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई में किस तरीके से इन्होंने योगदान दिया। और मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। अब शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन से 2 राज्य हैं जो कि अभी नामित किए गए हैं जहां पर सोलर पार्क स्कीम जो है वो सबसे बेहतर स्थापित करी गई है? मतलब आम भाषा में आप ये बोल सकते हो, अभी हाल ही में भारत के ये 2 राज्य हैं जो कि उभर के आए हैं सोलर कैपेसिटी में सबसे आगे। एक तो है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ये वो 2 राज्य हैं भारत के जिन राज्य सरकारों ने सोलर एनर्जीज के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य किया है। इन दोनों राज्यों को मिलाकर साल 2014 के में 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। और आप समझ सकते हैं ऐसे ही कि 2014 के बाद 2017 की रिपोर्ट यह कहती है कि इन दोनों राज्यों को मिलाकर 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं
इन 3 सालों के अंतराल में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को जस्ट डबल कर दिया था। इसके अलावा भारत के और भी राज्य हैं जो कि नंबर वाइज़ फिर नीचे हैं, लेकिन टॉप 2 स्टेट यही हैं। और इन दोनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक जो धनराशि आवंटित करी गई है, ये है 8100 करोड़ रुपए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में आ गई है, कांग्रेस की सरकार अब यहाँ पर नहीं रही। अशोक गहलोत को सक्सीड कर चुके हैं कौन? क्या बता सकते हैं? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। और आंध्र प्रदेश में तो आपको पता ही है, वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में विमेन्स सिंगल कैटेगरी में विजय प्राप्त हुई है? तो इस बार विमेन्स सिंगल कैटेगरी में जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है अनमोल खरफ। अनमोल खरफ, ठीक है? इस बार के जो ये गेम्स आयोजित किए गए, इसमें अगर मेंस कैटेगरी में बात करी जाए, तो मेंस सिंगल कैटेगरी किसने जीती है? ये है चिराग सेन। तो आपको दोनों के नाम ध्यान रखने होंगे। विमेन सिंगल कैटेगरी में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जीती है अनमोल खरफ ने, और मेन सिंगल कैटेगरी में चिराग सेन ने जीती है। वेन्यू तो आप ध्यान रखेंगे ही, गुवाहाटी में आयोजित किया गया। गुड गवर्नेंस डे जिसको बोलते हैं सुशासन दिवस, ये दिवस कौन से दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था 25 तारीख को, जब मैंने आपको ये याद दिलाया था कि 25 दिसंबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा साल 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स डिक्लेयर किया गया है? तो 2024 का जो वर्ष है, ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष कैमल्स के लिए। इसके अलावा लैमा, लैमा भी एक कैमल की तरह दिखने वाला, ऊंट की तरह दिखने वाला जानवर होता है। इन जानवरों की खास बात यह है कि ये मरुस्थलों में पाए जाते हैं, और वहां पर जहां पर लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, वहां पर ये इंसानों के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन बन के काम करते हैं। इवन इतना ही नहीं, ये मरुस्थलों में इंसानों की इनकम का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। कहीं पर भी पर्यटन होता है तो इन ऊँटों और लामा का यूज़ किया जाता है। लोगों को एक से दूसरी जगह इतनी गर्मी में जाना होता है, तो भी ये ऊँट और लामा इनकी मदद करते हैं। तो ये संस्थान है यूनाइटेड नेशंस ने फैसला लिया है। ध्यान रखिएगा, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया, मतलब बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया है, जिसका फ़ायदा भारत को सबसे ज़्यादा मिला है। और इस बार 2024 में यूनाइटेड नेशंस का कहना है पूरे दुनिया में हर वो देश जहाँ पर कोई ऐसा हिस्सा है मरुस्थल वाला, जैसे कि भारत में है हमारा थार रेगिस्तान, अफ्रीकन रीजन में तो सहारा डेजर्ट है, कई सारे देशों को टच करता हुआ। तो ऐसी जगहों के जो सरकारें हैं, उन्हें पॉलिसी बनानी चाहिए इन जानवरों के लिए, ताकि इनका भी जीवन संरक्षित रहे। और यूएन की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। और यूएन के डायरेक्टर जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई, यूनेस्को की स्थापना 1945 में, और आईएमएफ की भी स्थापना 1945 में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। अभी हाल ही में स्लाइस बेक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है सतीश कुमार कालरा। अब से नए सीईओ और एमडी होंगे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के। कालरा साहब इससे पहले आंध्रा बैंक के भी एमडी और सीईओ रह चुके हैं, तो अच्छा खासा इन्हें एक्सपीरियंस है बैंकिंग क्षेत्र में। और टोटल अगर देखा जाए तो 40 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस वजह से अब इनको इस नए बैंक की कमान दी गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार की इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि ये कौन सा राज्य है जो कि नौकरी करने के लिए, या आप बोल सकते हो वहां पर जो वर्किंग कल्चर है, वो सबसे बेहतर माना गया है। तो ये राज्य है केरल। केरल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे बेहतर राज्य माना गया है काम करने के एम्बियंस को लेकर, चाहे वो पुरुषों का वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो महिलाओं का वर्किंग प्लेस हो। और ये जो रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट यूथ के सर्वे के अंतर्गत तैयार करी गई है। ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि भारत में अगर 18 से 21 वर्ष के युवाओं की बात करी जाए, तो इनके लिए जो वर्किंग कल्चर सबसे बेस्ट पाया गया है, ये तेलंगाना में पाया गया है। और केरल में सरकार किसकी है? पिनाराई विजयन की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान।
ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत एक बिगिनर्स ई कोर्स शुरू किया है? और इस ई कोर्स की मदद से लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। बेसिकली देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसे बोलते हैं कि जब कोई प्राइवेट कंपनी सरकार के साथ कोई पैक्ट साइन करके कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ये ट्रिपल पी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये वर्ल्ड बैंक और डीईए इन दोनों ने मिलकर लॉन्च करी है। यहाँ पर डीईए का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये पैक्ट साइन किया है। अब इसका सीधा फायदा देखिए कहाँ पर मिलेगा। भारत सरकार आने वाले समय में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आमंत्रित कर रही है कि आप हमारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हिस्सा लीजिए। आप बिडिंग में हिस्सा लीजिए। अगर आपकी बिडिंग सही आती है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा भारत सरकार के कामों में। अब उसमें अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे और भारत सरकार उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपने आप में एक तरीके की चेन है, आप समझ सकते हो। वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को सपोर्ट करेगा, भारत सरकार ऐसी प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, और ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये भारत में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर माइनिंग वगैरह के सेक्टर में कार्य करेंगी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा फैसला लिया गया है कि ये पहली बार शिमला विंटर कार्निवाल होस्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है, शिमला कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार शिमला विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है हिमाचल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना। और हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को देखते हुए काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ गई है पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन के लिए केवल 50 करोड़ की धनराशि पहले दी जाती थी, और इस कार्निवाल के लिए सीधे-सीधे इन्होंने 50 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है। और आपको बता दूँ, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया है कि उत्तराखंड के अंदर हर एक गाँव को अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि काफ़ी अच्छी पहल ये होगी। आने वाले समय में उत्तराखंड में जो भी पर्यटन होगा, उससे हर एक गाँव की आमदनी बनेगी। तो ये लोगों की ज़िम्मेदारी होगी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कि ये लोग अपने गाँव को जितना खूबसूरत बनाएँगे, जितना अच्छा बनाकर रखेंगे, जितना साफ-सुथरा रखेंगे, उतने ही पर्यटक यहाँ पे आएँगे, और पर्यटक आएँगे तो रुकेंगे, चीज़ें सामान खरीदेंगे, तो इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ये कौन-सा शहर है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि ये पूरे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करेंगे? भारत में अभी कोई भी एआई सिटी नहीं है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना करी जाएगी। और पूरे दुनिया में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? ये खोली गई थी यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जानती है कि इस टाइम पर पूरे विश्व में जो एआई का मार्केट साइज है ये 137 बिलियन डॉलर का है 2022 तक के रिकॉर्ड के आधार पर। तो ऐसे में ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाती है कि एआई मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और दुनिया में कई सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आंकड़े हैं कि 2030 तक इसमें सीधे सीधे 37% की बढ़ोतरी देखने को और मिलेगी। ये कौन है जिन्होंने फोर्ब्स के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की लिस्ट जारी करी गई है, उसमें टॉप पोजीशन सिक्योर करी है? मतलब आप ये बोल सकते हो 2023 में सबसे ज्यादा आमदनी कौन सी महिला खिलाड़ी की हुई है, सबसे अधिक वेतन किसने पाया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ईगा स्विएटेक। टेनिस खिलाड़ी हैं, स्टार टेनिस खिलाड़ी। इस टाइम पर नंबर 1 पे चल रही हैं वर्ल्ड में। और फोर्ब्स के आधार पर इन्होंने 2023 में 23.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। 23.9 मिलियन का मतलब करीब करीब हो जाता है 2 बिलियन रुपए। 2 बिलियन रुपए का मतलब 200 करोड़ इंडियन रुपीस इन्होंने कमाए हैं 2023 में। और इसमें क्या कोई भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? जी हाँ, एक भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है, और ये है पीवी सिंधु। इवन कोई सोच भी नहीं सकता, आप में से नॉर्मली अगर पूछा जाए तो हम लोग यही समझेंगे कि नहीं, हो सकता है विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, कोई भी सबसे पहले किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम आएगा। बट आपको बता दूं, इस फोर्ब्स की लिस्ट में दूर दूर तक किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम भी नहीं है शामिल। पीवी सिंधु भारत में सबसे ज्यादा 2023 में वेतन पाने वाली खिलाड़ी हैं, और इकलौती महिला और इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं ये इस पूरी लिस्ट में।
इस पूरी लिस्ट में इन्होंने 16वीं रैंक सिक्योर करी है। पीवी सिंधु ने 2023 में जो इनकम करी है वो है $7.1 मिलियन। मतलब अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 60 करोड़ रुपए करीब करीब होते हैं। ये कौन है जिनके द्वारा हेल्थ सॉल्यूशंस को एडवांस बनाने के लिए मेड टेक मित्र लॉन्च किया गया है? तो इसको भारत के हेल्थ अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। अब समझिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या है। भारत सरकार एक नई योजना ला रही है, मेड टेक मित्र। इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत ऐसे स्टार्टअप्स जो कि मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं उनको फायदा दिया जाएगा सीधा सीधा। और आत्मनिर्भर भारत का ही एक तरीके से ये प्रोजेक्ट है। और सरकार मेड टेक मित्र के अंतर्गत जो कंपनीज हैं जो कि हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी इक्विपमेंट बना रही हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मार्केट में एक्सपोजर भी उन्हें देंगे। इसके अलावा दुनिया भर के दूसरे कंपनीज हैं जिनके साथ पार्टनरशिप का भी मौका देंगे, क्योंकि भारत सरकार 2047 तक जीरो डिपेंडेंसी चाहती है हेल्थ सेक्टर में। मतलब 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि हमें किसी भी देश से कोई भी मदद लेने की जरूरत ना पड़े, हम अपने आप में ही पूरे तरीके से काबिल हों हेल्थ सेक्टर में। ये कौन सा राज्य है जहां पर नामा कार्गो लॉजिस्टिक सर्विसेज की अभी हाल ही में शुरुआत करी गई है? तो ये है कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिनके द्वारा नामा कार्गो लॉजिस्टिक नाम की एक नई सर्विस शुरू करी गई है। और नामा का मतलब क्या है? नामा का मतलब होता है हमारा। क्या मतलब होता है? हमारा। तो ये जो नई कार्गो सर्विस है इसमें अभी 20 वाहन रवाना किए गए हरी झंडी दिखाकर। और अगले साल में 100 नए ट्रक और आएंगे और 500 नई इस तरीके की लॉरियां भी आएंगी। इस टाइम पर कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पूरे भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है। इसमें टोटल 16 डिवीजन आते हैं, 83 बस डिपो आते हैं, ठीक है, 174 बस स्टैंड हैं इनके। और अगर बसेस की बात करें तो इनके पास बसें हैं 8,355 बस इस समय पर। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में? ये तो सबको पता है। तो राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने के लिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके कोषाध्यक्ष के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? मतलब उसके टेजरर। एक तरीके से वो पैसा जो आवंटित किया गया है इस मंदिर को बनाने के लिए, उस पैसे की देख-रेख सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए ये कौन अपॉइंट किए गए हैं। 2024 के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन के अंदर इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैंने कवर किए हुए हैं। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपका यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा आप जीएस नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप मिनिमम 70% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली इसकी क्लास देख ली तो। इसके अलावा आप मेरे रिकॉर्डेड बैचेस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के अलग अलग भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप हमें अपना नंबर भेजिए और आप अपना कोर्स लिखकर भेजिए कि कौन से कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए। हमारी टीम आपको कॉल करके डिस्काउंट दे देगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।